अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इस लाइव सेशंस के लिए हमेशा अपने खास गेस्ट को दावत देते हैं ताकि वो आए आपसे किसी टॉपिक पर बात करें और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकें। आज इसी लाइव के लिए हमें एक बहुत ही खास गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ अब्दुल सत्तार हाशमी साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने इनको मुख्तलिफ रूप में देखा होगा। ये जो हमारे पास आज सर मौजूद हैं, ये क्रिकेट एक्सपर्ट कॉलम निगार हैं। इसके साथ ही साथ आपने इनको क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर भी देखा होगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से किरदार पे काम किया है और आज भी हम कोशिश करेंगे इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से हम सीख सकें और हम भी अपनी जिंदगी में कामयाब बन सके सर की तरह। तो पहले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर अपने टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बेटी? आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर पहले तो मैं आपका दिली शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला और आज हमें इंशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। सर, तो हम बिल्कुल, तो अगर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं तो आज हम, जारी बात है, अगर हमारे पास एक कामयाब शख्स मौजूद है तो हम उससे अगर ये बात ना पूछें कि उसकी कामयाबी का राज क्या है और उसने कैसे अपनी कामयाबी हासिल की, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं होगी कि मैं उससे वही चीजें पूछूं जिसमें वो एक्सपर्ट है। वो एक कामयाब इंसान है चाहे उन्होंने जिस शोबे में भी काम किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे बन सकते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड आपके कोई सवाल है, अगर आप भी एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में कोई राह में जो आती हैं रुकावटें, तो आप लोग कैसे हल कर सकते हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस भी ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह हम वो भी ऐड करेंगे और सर से पूछने की कोशिश करेंगे। तो सर हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम कामयाब कैसे बन सकते हैं। तो सर कामयाबी की तो हर शख्स की मुख्तलिफ डेफिनेशन होती है। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इस बात को कैसे एनालाइज किया कि आपकी कामयाबी क्या है और कोई दूसरा शख्स कैसे इस बात को एनालाइज कर सकता है कि उसकी कामयाबी क्या है। देखें इकरा, जो टॉपिक है हमारा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। उस पर हम हर तरह से बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये तय करना है कि कामयाबी होती क्या है। कामयाबी आप किसे कहते हैं? आप किसी को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, वो कामयाबी है? या आपके जहन में कोई और रोल मॉडल है जिसको फॉलो करके आप कामयाब होना चाहते हैं? ये दो चीजें हैं जिसको हम साथ लेकर चल सकते हैं। अगर मैं अपनी कामयाबी की बात करूं तो मेरे ख्याल में कामयाबी जो है ना वो इत्मीनान का नाम है कि आप कहाँ सेटिस्फाइड हैं, आप कहाँ अपने आप से मुतमईन हैं। अदरवाइज ख्वाहिशें हमारी इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक ख्वाहिश पूरी होती है तो उसके साथ सिलसिला जुड़ जाता है नई नई ख्वाहिशात का। तो अगर हम ख्वाहिशात को फॉलो करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का मतलब आपका इत्मीनान है, और इत्मीनान से मुराद ये है कि फर्ज करो अगर एक रेडी वाला है वो सुबह अपना फल बेचने निकलता है तो वो उसके दिमाग में एक प्लान होता है कि सारा दिन में मैंने ये फल किस तरह से बेचने हैं, और शाम को अगर वो अपना हदफ पूरा करके आ जाता है और वो इत्मीनान की दौलत के साथ घर लौटता है तो वो कामयाब है। इसके मुकाबले में एक साइंसदान जो है वो सारा दिन या सारा महीना या सारा साल किसी एक चीज़ पे काम करता है और उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेता है, ये उसका हदफ है। अगर वो हदफ पे मुतमईन हो जाता है तो वो अपने आप को कामयाब कहेगा। लेकिन वो अपने हदफ पर मुतमईन नहीं होगा, वो हदफ से हदफ निकालेगा क्योंकि उसका टारगेट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अब वो ये क्या होगा कि मंजिल जो है ना वो जीना दर जीना चढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली एक किसी नुक्ते पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद उसको आप वो अपने आप को कामयाब नहीं कहेगा, हम कहेंगे कि वो कामयाब हो गया है। तो सबसे पहली जो बात मैं ये कहूँगा ना कि कामयाबी जो है वो एक ऐसा इत्मीनान है जो आपका दिल, आपका अंदर का जो इंसान है ना वो आपको बताता है कि आप मुतमईन है इससे। अगर आप उसमें मुतमईन है तो आप कामयाब हैं। और कामयाबी के लिए आप टारगेट्स जो है ना वो पहले से सेट कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है और ये करना है। अगर आप ये सारी चीजें करने में कामयाब होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से तो आप कामयाब इंसान हैं। अब कामयाबी तक पहुंचा कैसे जाता है, असल जो टॉपिक है, ये कहना तो आसान है ना कि आप कोई एक टारगेट फिक्स कर लें और उसके बाद फिर आप वहां तक पहुंचें। सवाल ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक ब्रीफ केस होता है, एक ताला होता है, एक लॉक होता है जिसको न्यूमेरिक्स होते हैं, जिस पर अदद होते हैं। आप उन अदद को सेट करते हैं तो वो खुल जाता है, और अगर आप उन अदद को यानी डीसेट कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। आपने देखा होगा एक ब्रीफ केस टाइप चीज होती है। तो कामयाबी भी उस लॉक जैसी है।
کہ آپ نے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے, آپ نے اس کی نومیرکس کو ایک ساتھ لانا ہے, جو اس کا آپ نے فکس کیا ہوا ہے اس کے مطابق کرنا ہے, تو یہی کامیابی ہے. اب ان نومیرکس تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی, آپ کو اسٹرگل کرنا ہوگی, آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہوگا, اور آپ کو اس میں اپنی استعداد کو بڑھانا ہوگا, آپ کو اپنے نالج کو بڑھانا ہوگا, اپنے علم کو بڑھانا ہوگا, اپنے ہنر کو بڑھانا ہوگا. یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں جن پر قابو پا کر آپ جی جی سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ جی مجھے سر کی آواز نہیں کلیئرلی آ پا رہی ہے, تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے سر کی آواز آ جائے تاکہ میں ان کو آگے جو سوال ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. جی تو ہم آج جو بات کریں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے. جی سر, آپ نے اپنے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں, بیچ میں میری آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوئی تھی, تو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ اب آپ کو میری آواز کلیئرلی آ رہی ہے تاکہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں. جی عبدالستار صاحب, میں چاہوں گی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اگلے سوال کی طرف جاؤں, کہ مجھے آپ کی آواز کلیئرلی میرے تک نہیں آ رہی ہے, آپ کی ویڈیو بھی میرے تک اسٹک پہنچ رہی ہے. تو ساتھ ساتھ اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ آج ہم بہت ہی خاص ٹاپک پہ بات کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے بن سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, آپ نے اپنی جو زندگی کے مشکلات آئیں گی ان ہرڈلز کا کیسے سامنا کرنا ہے, یہ ساری آج ہم ڈیٹیل گفتگو کرنے والے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف پہ محتاج نہیں ہے, وہ عبدالستار ہاشمی صاحب موجود ہیں. یہ ایکسپرٹ کرکٹ جو اینالسٹ ہوتے ہیں, اس پہ کالم نگاری بھی کرتے ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, تو ہم ان سے بہت زیادہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں کہ جیسے ہی سر ہم سے کنیکٹ ہو ہم سر سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کامیابی پہ بات کرنے والے ہیں, اور ابھی ہم نے صرف بات کی تھی کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کے بارے میں, کہ کامیابی ہوتی کیا ہے. تو جیسے ہی سر ہمیں جوائن کریں گے ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اگلے سوالوں کی طرف جائیں گے, سر سے پوچھیں گے کہ آگے کیا راز ہے, کیا ٹیپس ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, فیلئر ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں کامیابی کی راہ میں ہماری کیا بنتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو آج ہم اس پر ڈیٹیل بحث کریں گے اور بات بھی کریں گے. اگر آپ اپنے پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایڈ کریں تاکہ ہم وہ بھی لائیو میں شامل کریں, کیونکہ جب آپ اپنے پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں تو اس لائیو کا جو ہوتا ہے وہ مزید مزہ بڑھ جاتا ہے, گیسٹ بھی انجوائے کرتے ہیں, ہم بھی اس سیشن کو مزید انجوائے کرتے ہیں, جس میں آپ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اپنا پارٹیسپیٹ کریں, جو بھی آپ کا سوال ہے. مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں. جب آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ہرڈلز آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, گھر کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے, آپ کی فیملی میٹر کرتی ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں کو مینج کرنا ہے, اور آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. جب یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی تبھی ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. جیسے ہی سر ہمیں جوائن کریں گے ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم اس کو چھوڑا تھا. تو میں آپ کو بتا دوں اگر ہمیں مزید لوگوں نے جوائن کیا ہے تو میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے بن سکتے ہیں. اگر یہ بات ہم کسی عام شخص سے کریں تو شاید وہ اتنے بہتر طریقے سے نہیں بتا سکے گا, اس لیے ہم اپنے ہمیشہ ایک خاص گیسٹ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھا سکے. تو سر نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. جی سر. جی ایم سوری, وہ تھوڑا لائٹ کا جی پرابلم جی آ گیا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ لائٹ کا بڑا ایشو بن رہا ہے, تو جی وہ جی سر, اس آپ وجہ سے بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پرابلم آج کل آئی ہے. بالکل کوئی مسئلہ جی نہیں سر, یہ پارٹ آف لائف ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نیٹ کا اور لائٹ کا تھوڑا بہت ایشو چلتا رہتا ہے, بٹ ہم نے اس سے اوور کم کر کے ہم نے دوبارہ سے آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. اب ہم اس کو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ہم نے کامیابی پہ بات کی ہے سر, ہم نے پہلے ڈیفینیشن پہ تو بات کر لی. سر کون سی ایسی عادتیں ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اکثر ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کامیاب لوگ کی 8 عادتیں, 10 عادتیں, 20 عادتیں. آپ کے خیال سے کامیاب انسان کی کیا عادات ہونی چاہیے, اس کو اپنی روٹین میں کیا شامل کرنا چاہیے کہ وہ واقعی کامیابی کی طرف جا سکے؟ اقرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں دوبارہ سے ادھر جی جی آ رہا ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں صرف 1 منٹ چاہیے جی مجھے. جی سر, آپ ہمیں ری جوائن کر لیں. ہم تب تک اپنی آڈینس کو میں بتا دوں گی ساری ڈیٹیلس. جب تک ہمیں سر دوبارہ جوائن کریں گے تب تک میں آپ کو مزید اپڈیٹ دیتی رہوں گی. آج جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو بتا دوں دوبارہ بھی کہ ہمارے ساتھ عبدالستار ہاشمی صاحب موجود ہے. تھوڑے سے انٹرنیٹ کنیکشن یا جو ٹیکنیکل ایشوز تھے ان کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن جب وہ کنیکٹ ہو گئے تو اپنے آپ کو پورا تھوڑا ایک اسٹیبل انوائرمنٹ دینے, تب اس کے بعد ہم طریقے سے اور سکون سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ جو لائیو سیشن ہے وہ ایک بہت ہی خاص شخص موجود ہیں.
इनका अपनी फील्ड में बहुत तजर्बा है, या एज जर्नलिस्ट भी हैं, आप इनको कॉलम निगार की हैसियत से भी देखा होगा। तो इनके पास बहुत ज्यादा इल्म का खजाना है, आज हमने इसको यूटिलाइज करना है, इनसे सीखना है। तो आज हमने इसको एक खास मकसद के लिए दावत दी थी। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हम जो लाइव सेशन में बात करने वाले वो ये है कि आप कामयाब शख्स कैसे बन सकते हैं। तो सर जी, अब आप स्टेबल हो गए, अब हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ जो उसके साथ सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो अगर आप लेकर चलते हैं और आप अपने हदफ तक चले जाते हैं तो आप कामयाब हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। छोटी सी मिसाल ये है कि फर्ज करें आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपको आपका टीचर जो है वो मुख्तलिफ रंग की कॉपियाँ जो हैं वो देता है, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की, एक ब्लू कलर की। ये 4 कॉपियाँ हैं जो आपको वो सारे बांट देता है। अब आपका पसंदीदा रंग जो है वो ब्लू है, लेकिन आपको जो कॉपी मिल गई है वो आपकी ब्लैक है। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि मैं वो ब्लू रंग की कॉपी जो है ना वो ढूंढ लूँ या मिल जाए। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ब्लू रंग की कॉपी जो है वो आपके साथ वाले स्टूडेंट के पास है, आपके पास ब्लैक कॉपी है, और आप जो है ना वो उसके हसूल के लिए अपने दोस्त से या अपने साथी से बात करते हैं कि यार मेरी ये ब्लैक कॉपी है, ये आप ले लें और इसके बदले में मुझे ब्लू दे दें। तो अगर वो बंदा आपको ब्लू कॉपी नहीं देता तो फिर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, आपका हदफ पूरा नहीं होगा। आप क्या करेंगे इसके लिए? आप उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार सोचेंगे ना कि आपके उस दोस्त ने तो आपको देने से इनकार कर दिया। अब एक इसका आसान तरीक़ाकार ये है कि आप टीचर के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर ये जो आपने मुझे कॉपी ब्लैक दी है, मेरी पसंद जो है वो ब्लू कॉपी है, तो अगर आप मुझे ब्लू कॉपी दे देंगे तो मैं अपना काम ज़्यादा बेहतरी तरीके से करूँगा। अब उन कॉपियों पर काम तो 4-5 स्टूडेंट्स ने करना है, टीचर ने तो नहीं करना। तो टीचर आपसे इनकार नहीं करेगा, टीचर आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई अहदाफ सेट करने हैं, आपने कोई टारगेट सेट करने हैं और आपको कि टारगेट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा, तो आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर लें, आप अपनी तरजीहात को चेंज कर लें और उसके बाद आप वो कंफर्टेबल जोन लें, वो कंफर्टेबल माहौल लें जिसमें आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अनकंफर्टेबल माहौल में बैठकर काम करें। तो गोया ये एक टिप है कि जब आपने कामयाब होना है तो आपने वो माहौल जो है वो अपने मुताबिक बनाना है, जो आपके अकॉर्डिंग हो और आपके मजाज के मुताबिक हो, जहां आप कंफर्टेबल हों। जहां आप कंफर्टेबल होंगे तो आपको काम करना आसान होगा और आपको काम करना आसान लगेगा, और इस तरह से आप अपने हदफ पर पहुंचेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब कामयाबी तक जाने के लिए आपको अपनी तरजीहात को सबसे पहले तरतीब देनी होगी। उस तक पहुंचने के लिए एक प्रोसीजर बनाना होगा। उस टारगेट को पाने के लिए आपको एक पूरा दायरा कार और एक अमल का जो एक सिलसिला है वो बनाना होगा, तो तब आप जाएंगे। अगर आप वहां पर एक इरेगुलर शेप में जाएंगे या एक बंजर जो मलबा पड़ा होता है उसको आप उसके बीच में से गुजर कर जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको तरतीब देना होगा। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि कल हमारे बाजार में एक जगह पर कोई डेथ हो गई, तो उसका जनाजा लेके जाना था, तो वो बाजार का जो हिस्सा जहाँ से उसने गुजरना था वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और बाइक्स खड़ी थी। तो उसको वहाँ से गुजारने के लिए सबसे पहले ये किया गया कि उन तमाम गाड़ियों को और तमाम बाइक्स को एक साइड कर दिया गया और एक रास्ता बना लिया गया और वहाँ से लोग बआसानी गुजर गए। अगर हम वो रास्ता ना बनाते तो वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाना था, और वो इतना मुश्किल हो जाना था कि कई लोग गिर पड़ते, कईयों को चोटें लग जाती। इसी तरह आप अपने किसी टारगेट को सामना कर रहे हैं किसी का, तो सबसे पहले आपको रास्ता बनाना होगा। ठीक है, आप रास्ता बनाएंगे और उसके बाद उस रास्ते को कंफर्टेबल करके वहां से गुजरेंगे और फिर उससे आगे आप चलेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आप पहले सबसे पहले तो आप ये तय करें ना कि आपने करना क्या है, आप किस चीज में कामयाब होना चाहते हैं। आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप तालीम में कामयाब होना चाहते हैं, आप प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं, आप स्टडी में कामयाब होना चाहते हैं, आप किस हवाले से कामयाबी चाहते हैं। कामयाबी कोई एक चीज का नाम तो नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजों का मजमूआ है जिसमें आप इसमें से गो थ्रू होते हैं और आप कामयाब होते हैं। तो किसी एक चीज को ले लें आपके जहां से आपने स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो कामयाब जिंदगी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी को आसान और सादा बनाना होगा। आसान और सादा बनाना होगा, और आसान और सादा बनाने के बहुत आसान फार्मूले हैं कि आप किसी को देकर अपना मुंह, किसी के लाल मुंह को देकर अपना मुंह लाल मत कीजिएगा।
उसको अपना मुंह लाल करने के लिए आपको बहुत एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा ना, फिर जाके वो लाल होगा। ये नेचुरल फिनोमिना है, उस नेचुरल फिनोमिना का हिस्सा बनने के लिए आपको नेचर की उन तमाम चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका मुंह जो है वो सुर्ख हो सकता है। इसी तरह अगर आप स्टडी में जाना चाहते हैं तो भाई आपने जब पढ़ना है तो आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से पढ़ना है। क्या आपने इसको रट्टे से पढ़ना है, क्या आपने इसको समझ के पढ़ना है, क्या आपने अपने दिमाग से पढ़ना है, क्या आपने सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो आपको दे दी गई है, या आपने उसमें इजाफी चीजें शामिल करनी है। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेंगी। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको फिर से तरजीहात तय करनी पड़ेंगी। आप एक चीज को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं और फिर उसको आगे प्रेजेंट करते हैं, तो वो ज्यादा कामयाब होता है। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तालिब इल्म के लिए, कि फर्ज करें एक एग्जामिनर जो है वो 100 पेपर चेक करता है, और 100 के 100 पेपर जो है ना वो किसी खुलासे से, किसी गाइड बुक से या किसी एक ही नोट से लिखे हुए जवाबात पर मुश्तमिल है। अब वो जो एग्जामिनर है ना, वो एग्जाम करते करते बोर हो जाएगा कि एक तरह के जवाब आ रहे हैं, एक तरह के जवाब आ रहे हैं। अब उसके मुकाबले में एक ऐसा स्टूडेंट है जो उसका जवाब अपने अल्फाज में देता है, अपने तरीकाकार से देता है। तो जब 50 पेपर चेक करने के बाद वो ये पेपर चेक करेगा तो उसको एकदम से चेंज फील होगी। जब वो चेंज फील करेगा तो वो एग्जामिनर ये समझेगा कि इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे ने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है, इसने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसको ज्यादा अच्छे नंबर देगा, और वो दूसरों को, उसके ज़हन में एक बात आ जाएगी कि बाकी सारों ने रटा मारा हुआ एक ही जगह से और इस शख्स ने खुद मेहनत की है और मेहनत करके ये सामने आए, लिहाजा उसकी मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक कामयाबी का एक दूसरा तरीकाकार है। दूसरी बात ये कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन ये होती है कि आपके पेपर, जब आपका पेपर एग्जामिनर के सामने आए तो पहली नजर में उसको पसंद आए, आपकी नफासत, आपकी सफाई, आपका तरीकाकार, आपका लिखने का तरीकाकार, आपका हेडिंग देने का तरीकाकार, आपका वो सारी चीजें जो है ना वो एकदम से उसके दिमाग पर स्ट्राइक करेंगी और वो ज़हन बना लेगा कि ये बच्चा दूसरों से हटके है और इसको मुझे ज्यादा नंबर देने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी तैयारी में अपना जो खुद से तय करदा फार्मूला है वो अप्लाई किया है। तो आप अपनी कामयाबी के लिए खुद से तय करदा फार्मूले अपनाएं और उस पर कामयाब होंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों को फार्मूले लें जरूर, दूसरों के फार्मूलों को आप अपनी इंस्पायरेशन जरूर बनाएं, दूसरों के फार्मूलों को लेकर आप आगे जरूर बढ़ें, लेकिन तरीकाकार आपका अपना होना चाहिए और अपने तरीकाकार में आपकी अपनी मेहनत नजर आएगी, आपकी अपनी स्ट्रगल नजर आएगी। तो मेरे एक तरीकाकार ये है। अच्छा, अब कामयाबी के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी डिग्री को कामयाबी समझते हैं कि जी ये हमें डिग्री मिल जाएगी तो हम कामयाब हैं, ये हमें सनद मिल जाएगी तो हम कामयाब हैं। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इसका एक बेहतरीन जो दिया था, एक सबक जो दिया था, वो इंडिया की एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसने बयान किया था। उसने, उसके डायरेक्टर ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि आप खुद से मेहनत करें, आप खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप खुद से अपना तरीकाकार इस्तेमाल करें। अब वो जो उसका यूनिवर्सिटी का जो टॉपर होता है वो फेल होता है और जो उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है वो कामयाब होता है। हालांकि अगर डिग्री के एतबार से देखें तो उसकी डिग्री उसको बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल करती है, और दूसरे बंदे के पास डिग्री नहीं थी लेकिन इसके पास नॉलेज था, स्किल था, हुनर था, मेहनत थी, कामयाबी उसको मिली। अच्छा, अब मैं इस सिलसिले में आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल ये है कि मिस्टर ब्राउन एक शख्स था। मिस्टर ब्राउन एक शख्स था, वो फुटबॉल खेलता था। अच्छा, अब उसके फुटबॉल खेलने में उसको कामयाबी नहीं मिलती थी। बाकी खिलाड़ी उससे ज्यादा तेज होते थे, वो गोल करते थे, वो मतलब ये उनके साथ खेलता था लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। नतीजा ये होता था कि कभी उस मैच में रख लेते थे, कभी नहीं रखते थे, कभी प्रैक्टिस करवाते थे, मतलब इन आउट उसका जारी रहता था। वो एकदम परेशान हो गया कि इसमें मेरा करियर नहीं बनने वाला, मैं मैच खेलता हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया जाता है, तो मैं क्या करूं। तो वो एक उस्ताद के पास गया, तो उसने उससे पूछा कि जी मेरी ये हालत है फुटबॉल में, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। तो उसके उस्ताद ने बताया, उससे पूछा उससे कि तुम क्या कर सकते हो, फुटबॉल में क्या कर सकते हो। उसने कहा जी फुटबॉल में मैं सिर्फ तेज भाग सकता हूँ, इसके अलावा मैं गोल एंगलिंग नहीं कर सकता, मैं फुटबॉल को किक नहीं मार सकता, मैं फुटबॉल को समझ नहीं सकता, मुझे ये नहीं अंदाजा कि फुटबॉल को लेकर मुझे किस स्पीड से जाना है, किस स्पीड से नहीं जाना। ये सॉरी,
ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम। तो उसके उस्ताद ने कहा कि स्टॉप इट, आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ तेज भागोगे। अब वो अगले दिन इसको स्टेडियम ले गया और उसको भगाना शुरू कर दिया। भागते भागते वो गिर गया, उसको चोट लगी, फिर वो भागा, फिर गिरा, फिर चोट लगी। लेकिन उसके उस्ताद ने उसे यही समझाया कि बस तुमने यही करना है, तुमने यही करना है, एक दफा गिरोगे, 2 दफा गिरोगे, 10 दफा गिरोगे, लेकिन 11वीं दफा तुम्हारी कामयाबी होगी। मतलब एक अमल को आप मुसलसल करते जाएं, कोई एक ऐसा नुक्ता होगा जहां आप जाकर कामयाब हो गए। और वही हुआ कि जब वो 3 4 5 6 दफा गिरने के बाद दोबारा उठा ना और दोबारा भागने के लिए तैयार हुआ, तो उसके टीचर ने कहा कि आपके अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मुझे ये कामयाबी हासिल करनी है। तो यकीन करें वो बंदा भाग पड़ा और उसके दिमाग में यही गूंज रहा था कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। और अल्टीमेटली वो अपने टारगेट तक पहुंच गया और वो मतलूबा जो उसका हदफ है वो मतलूबा टाइम में, मुख्तस टाइम में वो पूरा किया उसने। अच्छा, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। उस बंदे ने 1983, 1987, 2001 और 2006 के जो ओलंपिक्स थे उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया तेज दौड़ में। अगर उसकी जिंदगी फुटबॉल तक रहती तो वो अब का कब का वो खप खप गया होता। उसने दौड़ में आया, जो उसकी स्पेशलिटी थी उसको उसने अडॉप्ट किया और 6 दफा वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया। और 43 बरस की उम्र में, 43 सालों की उम्र में वो रिटायर हुआ। अब मुझे ये बताएं कि क्या उसने पहले दिन ये सोच लिया था कि मैं दौड़ने वाला बनूंगा या मैं रेस वाला बनूंगा या मैं स्प्रिंटर बनूंगा? उसने तो नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसके टीचर ने उसको पॉइंट दे दिया कि ठीक है, तुम तेज भागते हो तो तेज भागने में अपनी किस्मत आजमाई करो, और उसमें उसने किस्मत आजमाई की। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको दूसरी मिसाल ये देता हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं और आप ये जानते हैं कि ओरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी थी। ओरेकल ने जावा सॉफ्टवेयर बनाया और उसने कंप्यूटर की दुनिया में एक हंगामा बर्पा कर दिया, एक हिजान बर्पा कर दिया और जिंदगी को इतना आसान कर दिया कि सारी दुनिया जो एक क्लिक पे आ गई। तो ओरेकल का जो मालिक है वो इस वक्त $18 बिलियन का मालिक है। और मजे की बात यह है कि उसको उसके कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो अपनी स्टडीज में था, कॉलेज से निकाल दिया गया। अगर आप बिल गेट्स की बात करते हैं तो बिल गेट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था और सॉफ्टवेयर दुनिया में आज वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। चलें, ये तो दोनों कंप्यूटर के बंदे थे, इन्होंने तो कामयाबी हासिल कर ली। मैं आपको एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की बात बताता हूँ। डिक चेनी एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है। वो बिल्कुल मतलब इंटरमीडिएट उसकी एजुकेशन थी, लेकिन अगर आप उसके असासों की बात करेंगे तो $20 बिलियन की उसकी प्रॉपर्टी और उसके एसेट्स हैं इस वक्त। उसकी कामयाबी के पीछे तो तालीम नहीं थी, उसकी कामयाबी के पीछे उसी भागने वाले शख्स की तरह एक टारगेट था कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने के लिए उसने वो सारे रास्ते इख्तियार किए जो नेचर ने उसे बताए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको खुद से मामला तय करने पड़ेंगे, खुद से डिजाइन करना पड़ेगा अपना सारा सिनेरियो, और खुद से उसमें रंग भरने पड़ेंगे, और फिर आप आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको कामयाबी मिलती जाएगी। और एक बात, सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आप अपने दिमाग में नाकामयाबी का जो तासर है उसको खत्म करें। अपने दिमाग में नाकामयाबी का तासर जो है वो खत्म करें कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अपनी डिक्शनरी से ये निकाल दें कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। उस बच्चे की तरह, उस बंदे की तरह जिसने ओलंपिक्स जीता था, कि फुटबॉल में उसने सोचा कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो वो वक्फे वक्फे से गिरता गया, उसको चोटें लगती गई और उसने ये सोच लिया कि मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो जब तक उसके दिमाग में ये था कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, वो वहीं रहा। लेकिन जब उसने ये सोच लिया छठी दफा कि नहीं मैंने कामयाब होना है, यानी नाकामयाबी के तासुर को उसने खत्म किया और कामयाबी के तासुर को उसने लिया, उसी दफा वो कामयाब हो गया। ये है कामयाबी। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसालें और देता हूँ, चूंकि मैं क्रिकेट को रेलिवेंट हूँ तो क्रिकेट के हवाले से मैं आपको बात देता हूँ। आप शोएब अख्तर को जानते हैं। शोएब अख्तर दुनिया का तेज तरीन बॉलर था, दुनिया का तेज तरीन बॉलर। अच्छा, अब जब ये पहले दिन निकला लाहौर आने के लिए घर से क्रिकेटर बनने के लिए, तो इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास लाहौर आने का किराया भी नहीं था। इसने क्या किया, अपना एक किट बैग बनाया। उस किट बैग में
अपने क्रिकेट का सामान डाला, अपने जॉगर्स डाले, अपना एक किट डाली और जो ट्राउजर पहन लिया, ऊपर शर्ट पहन ली, नीचे एक चप्पल पहन ली और वो अड्डे पर आ गया, बस स्टैंड पे आ गया। अच्छा, अब जो बस लाहौर को आने वाली थी ये उसके पीछे जंगले के साथ लटक गया और वो बस जो है लाहौर के लिए चल पड़ी। जिस स्टेशन पर, जिस बस स्टॉप पर वो खड़ी होती थी, बस रुकती थी, तो ये रुकने से पहले ही उतर जाता था यानी भाग के उससे, ताकि कंडक्टर उसको देख ना ले, और फिर जैसे ही वो बस चलती थोड़ा आगे बढ़ती तो भागकर फिर उसके पीछे लटक जाता। इस तरह से ये लाहौर पहुंचा। आप यकीन करें, लाहौर आके ये मीनारे पाकिस्तान उतरा और उतर कर वहां खड़ा हो गया। अब इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये खाना खा सके या पानी पी सके या जहां इसने ट्रायल देने वहां जा सके। वहां पर इसकी परेशानी एक तांगे वाले ने समझी, एक तांगे वाले ने उसकी परेशानी नोट की, उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों परेशान खड़े हो, कहाँ आए हो, तुम्हारे पास क्रिकेट का सामान है, तुम क्या कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे पास किराया नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे पास वाकई पैसे नहीं है, सुबह मैंने मॉडल टाउन ग्राउंड में जाके अपने ट्रायल देने हैं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उस तांगे वाले ने उसे कहा कि ठीक है, उसने उसे खाना भी खिलाया, उसे पानी भी पिलाया और उसे अपने पास वो जो उसकी कुटिया सी थी उसमें सुला भी लिया। सुबह उठा, उठ के फिर नाश्ता करवाया, इसको अपने तांगे पर बैठाया और उसको मॉडल टाउन पार्क में ले गया। मॉडल टाउन पार्क में जाकर जब वो शोएब अख्तर उतरा तो उसने तांगे वाले से पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। तो उसने कहा कि जब कभी बड़े क्रिकेटर बन जाओगे ना तो फिर मुझे याद कर लेना, बस मेरी यही खिदमत होगी। तो शोएब अख्तर गया, उसने ट्रायल दी, उसकी बॉलिंग नजर आ गई लोगों को, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, वो माशाल्लाह टीम का हिस्सा बन गए। अच्छा, अब इस वाकया के 6 साल 5 साल के बाद शोएब अख्तर इंटरनेशनल क्रिकेटर बन चुका था। तो वो लाहौर आया तो उसको याद आया कि यार मैंने तो शुरू यहाँ से किया था। तो फिर वो कजाफी स्टेडियम से निकला अपनी गाड़ी पे और ढूंढते ढूंढते उस बंदे को उसने ढूंढ लिया उसी तांगे वाले स्टैंड पर, और जाकर उसको, अहमदीन उसका नाम था, अहमदीन को उसने पकड़ा और उससे मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। तो वो जो अहमदीन था उसने शोएब अख्तर को अपने पास पाकर अपने सारे तांगे वालों को बुलाया और दोस्तों को बुलाया और उसे बताया कि देखो पाकिस्तान का नंबर 1 फास्ट बॉलर जो है वो मुझे मिलने आया। तो शोएब अख्तर इस बात को बड़े ही यानी फख्र के साथ ये बताता है कि मेरी कामयाबी के पीछे इस बंदे का हाथ है। अब आप ये देखें कि शोएब के दिमाग में क्या था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, उसको कोई पता नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायल में पास होता हूँ नहीं पास होता हूँ, लेकिन एक जुनून था, एक जुनून था उसका आगे बढ़ने का। उसी जुनून को लेकर वो कामयाब हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जो जिंदगी की कामयाबी है ना, उसके सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सेट असाइड कर दें और अपने जुनून को जिंदा रखें। जब तक आपका जुनून जो है वो जिंदा है, अरूज पे है, जोबन पर है, आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। मैंने जिंदगी में 3 काम किए हैं। मैंने पढ़ाया है, मैंने कंप्यूटर कॉलेज चलाया है और उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आया हूँ। 35 साल मैंने पढ़ाया है, 10 साल मैंने कंप्यूटर कॉलेज चलाया है और 20 सालों से मैं जर्नलिज्म में हूँ। मैं तीनों जगह पर कामयाब हुआ हूँ, तीनों जगहों पर कामयाब हुआ। और उस कामयाबी की जो वजह थी वो मेरा जुनून था। मेरा जुनून क्या था? मेरा जुनून ये था कि मसलन मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये जुनून था कि मेरा कोई बच्चा बोर्ड में फर्स्ट आए, बोर्ड में सेकंड आए, बोर्ड में थर्ड आए। 5 सालों के बाद मुझे ये कामयाबी मिली और मेरी स्टूडेंट थी इरम शहजादी, वो लाहौर बोर्ड में मैट्रिक में थर्ड आई। मेरा ये जुनून था और वो कामयाब हुआ, मेरे इस जुनून ने मुझे कामयाब किया। कंप्यूटर कॉलेज में मेरा ये जुनून था कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कामयाब हों और रोजगार कमाएं। आप यकीन करें, आज मेरे 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर की फील्ड में मुख्तलिफ कंपनियों में बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर काम करते हैं। और मेरा और मैं जब उनसे मिलता हूं तो मुझे खुशी होती है। जब मेरा कोई स्टूडेंट किसी बैंक मैनेजर की पोस्ट पर बैठा होता है तो मुझे लगता है मैं ही बैठा हूँ। किसी बड़े ओहदे पर काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं ही वहां काम कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट एटॉमिक एनर्जी का ग्रेड 1 का ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, मैं समझता हूँ मैं ही बैठा हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी भांजी भी लगती है, वो इस वक्त 21-22 साल उसकी उम्र है, वो इस्लामाबाद में रिसर्च सेंटर में एज ए साइंटिस्ट ऑफिसर काम करती है। मैंने डे फर्स्ट से यानी नर्सरी से उसके लिए सोच लिया था कि इसे कुछ बनना है, तो माशाल्लाह वो बन गई। मैंने डे फर्स्ट से अपनी बेटी के लिए सोच लिया था कि इसे कुछ करना है, तो मेरी बेटी आज चैनल 24 पे मॉर्निंग शो की होस्ट है और सीनियर मोस्ट वो एंकर है और वो सुबह 9 से 11 बजे तक का मॉर्निंग शो होस्ट करती है
اور وہ کامیاب ہے, زندگی میں بہت کامیاب ہے. اور اس کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے اس کے لیے یقین کریں کہ بہت محنت کی. میں اس کو لے کر روز 200 کلومیٹر فاصلہ بائک پہ طے کرتا تھا کہ گھر سے اس کو صبح ایک ٹیوشن سینٹر چھوڑنے جاتا تھا, صبح فجر کے بعد چھوڑ کر واپس آ جاتا تھا, 9 بجے پھر لینے جاتا تھا, پھر لے کے واپس آتا تھا. 100 کلومیٹر یہ ہو جاتا تھا. دوپہر کو 3 بجے پھر چھوڑ کے آتا تھا, لے کے آتا تھا, چھوڑ کے آتا تھا, لے کے آتا تھا, پھر 200 کلومیٹر ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایف ایس سی میں اس نے بہت اچھے مارکس لیے. اس کے بعد اس کی خواہش تھی کہ میں صحافی بنوں, تو بجائے اس کے کہ میں اسے انجینئر یا ڈاکٹر بناتا, میں اسے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سینٹر میں چھوڑ آیا. ڈاکٹر مغیث اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ان کے استاد تھے. آمین. 4 سال تک وہاں جاب کی. اچھا, میرے پاس بائک ہوتی تھی ایک ٹوٹی سی, میں اپنی بیٹی کو بائک پہ چھوڑنے جاتا تھا اور یونیورسٹی سے اس کے ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا پیچھے اتار دیتا تھا. تو ایک دن اس نے مجھے پوچھا کہ آپ مجھے پیچھے کیوں اتارتی ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو بیٹے, تمہاری دوسری سہیلیاں گاڑیوں پہ آتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتی ہیں, تو تمہیں ذرا مشکل ہوگی نا. تو اس نے کہا نہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, مجھے وہیں چھوڑ کے آئے جہاں بڑی گاڑی کھڑی ہوتی ہے ان کی. میں وہاں چھوڑ کے آیا. پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ پاپا آپ دیکھنا میں ایک دن اپنی گاڑی میں یہاں آؤں گی. آپ یقین کرو کہ اس واقعہ کے 6 سال بعد وہ اپنی اس نے ماشاءاللہ ایز این اینکر پرسن پیسے کمائے, سٹی نئی سٹی لی, اور اس سٹی پر یونیورسٹی گئی, اور اسی جگہ پر جا کر جہاں میری بائک کھڑی ہوتی تھی وہاں گاڑی کھڑی کی, اور ڈاکٹر مغیث سے ملنے گئی اور ان کو جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھیں سر, آپ کا لگایا ہوا پودا کامیاب ہے اور آج میں یہاں پر ایز این اینکر آئی ہوں. تو یہ میرا جنون تھا کہ میری بیٹی یہاں تک پہنچے. تو یہ جنون ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, جنون آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. صحافت میں میرا جنون تھا کہ میں کالم لکھوں گا, میں بڑا آدمی بنوں گا, میرا نام ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ میں نے 10 کتابیں ٹرانسلیشن کی ہیں دنیا کے مختلف کرکٹرز کی. ڈکی پونٹنگ کی ہے, ویمن رچرڈ کی ہے, میں نے یہ ڈیویلیئر کی ہے, میں نے اور مطلب میگرا کی کتاب ٹرانسلیشن کی ہے, شاہد افریدی کی میں نے کتاب ٹرانسلیشن کی ہے. میں نے 10 کتابیں ٹرانسلیشن کی ہیں. ابھی میں ڈیوڈ گھاور کی کتاب ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اور اس کو اپنے اخبار میں 92 کے اخبار میں وہ اس کی قسط چھپ رہی ہے. تو یہ میرا جنون تھا کہ کسی دن میں یہاں تک پہنچوں, اور اس جنین کا ریوارڈ یہ نکلا کہ مجھے بڑے بڑے جو کالمنسٹ ہیں نا وہ میرے ریفرنس کے طور پر میرے لکھے ہوئے باتوں کو پیش کرتے ہیں. حسن نثار نے اپنے ایک پروگرام میں میری بڑی تعریف کی کہ جی ویمن رچرڈ کی کتاب انہوں نے ٹرانسلیشن کی اور اس میں یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا. تو یہ میرا جنون تھا. تو میں اپنے ویور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں, بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو جنون آپ لے لو, اس کا جنون آپ اڈاپٹ کر لو کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. آپ اپنے دماغ میں 10 دفعہ یہ کہنا میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, آپ وہ کام کر لیں. یہ میری گفتگو کا حاصل ہے کہ آپ اپنے جنون کو عروج پر رکھیں, اپنے جذبے کو تازہ رکھیں, آگے بڑھنے کی چاہ لے کر چلیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات چلانی ہے نا, پورا سسٹم چلانا ہے, پورا نظام چلانا ہے, اور وہ ہر ایک کا حصہ اس کو دیتا ہے. تو جب اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنا راستہ خود تلاش کرو, میں نے تمہیں عقل فہم دے دی ہے, اس کو تلاش کرو, زمین کے خزانے تلاش کرو, آسمان کے خزانے تلاش کرو, تو یہ تلاش ہی ہے, ساری جتنی ترقی یہ تلاش کا ہی نام ہے نا. تو یہ ان لوگوں نے تلاش کیا جنہیں جنون ہوتا تھا, جنہیں جنون ہوتا تھا وہ آگے بڑھتے تھے, جنہیں جنون نہیں ہوتا تھا وہ پیچھے رہ جاتے تھے. تو یہ ایک حاصل ہے, آپ کہتے ہیں یہ ایک حاصل ہے کہ اپنے جنون کو آپ تازہ رکھیے گا. جی بالکل سر, آپ نے جی سر آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں ایڈ کی ہیں. جن لوگوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ہے میں ان کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب یہ پوسٹ ہو تو آپ بیک کر کے سنیے گا. سر آپ نے مثال قائم کیا, ایز اے فادر بھی, ایز اے پرسن بھی. لوگوں کو چاہیے آپ سے وہ سیکھیں اور آپ کی اچھی باتوں کو فالو کریں. سر آپ نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کامیابی اوور نائٹ نہیں آتی. کیونکہ سر جب لوگ کامیاب بندے کی داستان سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے شاید صبح سوچا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے, تو جب وہ اگلے دن اٹھے تو وہ کامیاب ہو گئے. تو سر یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. تو آج کی جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ بڑی چاہتی ہے کوشش میں کہ چٹکی بجا کے سارے کام ہو جائے. تو آپ کو کیا میسج دینا چاہیے کہ وہ کیسے اسٹرگل کرنا بند نہ کریں, بس اسٹرگل کرتے رہیں, اور جب وہ اچیو کر لیں تو پھر اس کے بعد بھی محنت کریں. دیکھیں کیا بیٹا, کامیابی کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھول جائیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ ہے. کامیابی ایک پروسیس کا نام ہے, ایک پروسیجر کا نام ہے. آپ اس کو پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. آپ مسلسل محنت کریں, مسلسل پڑھیں, مسلسل جدوجہد کریں. اچھا میں اپنی پھر ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھ سے یہ پوچھا, تو میں نے کہا بیٹے آپ کو مسلسل پڑھنا ہوگا, آپ مسلسل پڑھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. غریب بچہ تھا وہ, بالکل غریب گھرانے کا بچہ تھا. اس کے والد کی بازار میں دودھ دہی کی دکان تھی. اب میں یقین کریں ایک دن گزر رہا تھا وہاں سے,
تو میں نے دیکھا کہ وہ بلال اس کا نام تھا, بلال بیٹھا ہوا ہے اپنے ابو کی جگہ پہ دودھ دہی بیچ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگ کے نیچے کتاب رکھی ہوئی ہے اور ادھر سے وہ دہی تول کے اپنے گاہک کو دے رہا ہے اور ایک نظر اس کی کتاب پر ہے. اچھا میں نے سوچا, میں نے سمجھا کہ یہ صرف شو اپ کر رہا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بڑا پڑھاکو ہوں. اچھا میں گیا اس کے پاس, میں نے دیکھا تو وہ ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا, تھرمو ڈائنمک کا چیپٹر پڑھ رہا تھا. اچھا اب میں چلا گیا آگے, جب میں آگے سے اپنا کام کر کے واپس لوٹا تو پھر میں وہاں رکا, تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے چیپٹر سے 2 3 4 5 صفحے آگے تھا. میں نے کتاب پکڑ لی اور اس سے اس کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سارے سوالوں کا جواب دے رہا تھا. میں نے کہا کیسے مینج کرتے ہو؟ کہنے لگا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو دہی بھی بیچتے رہتے ہیں ساتھ پڑھتے بھی رہتے ہیں. یقین کریں وہ بچہ اس وقت اٹامک انرجی میں درجہ اول کا آفیسر ہے, اور ابھی بھی وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور میرے سے ٹپس لیتے رہتا ہے, مجھ سے پوچھتا رہتا ہے, باتیں کہتا رہتا ہوں, اور میں اسے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جنون جنون جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں جنون. بالکل جی سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ دہی کی دکان میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے, ان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے, ہم جو بات کریں وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم اس کو لائیو میں ایڈ کریں تو آپ بھی اپنے سوالات ضرور پوچھیں. تو سر ہم جو بات کریں تو ایک اور یہ بھی بڑا ہمارے یہاں پہ ایشو ہے کہ ہم فیلئر سے ڈر جاتے ہیں, کہ ہم فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسے کوئی فیلئر آتا ہے تو ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, ہمارا جو روم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ فیلئر کامیابی کا کتنا بڑا پارٹ ہے, اور فیلئر آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا اس سے آپ کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ نہیں, فیلئر ہی تو وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ جب فیل ہوتے ہیں, جب آپ ناکام ہوتے ہیں, تو اس ناکامی کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے نا. یعنی ایک فیلئر آپ کے لیے تعین کر دیتا ہے, ایک فیلئر ایلیمنٹ جو ہے یا ایک ناکامی کا عنصر آپ کے لیے ایک چیز طے کر دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے جہاں آپ نے غلطی کی, یہ چیز آپ نے غلطی کی. وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اگر وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور آپ کو غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں تو وہی فیلئر آپ کی کامیابی بن جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے جو فیلئر والا حصہ ہے نا اس کو اپنا اسٹرینتھ بنائیں, اس کو اپنی طاقت بنائیں, اور اس طاقت میں سے آپ اپنی کامیابی نکال لیں. بالکل جی. تو سر کامنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں, زیادہ تر ہمیں ہوتا ہے کہ سوالات آتے ہیں, لیکن جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی باتوں کو سراہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسٹر ہیں. تو بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت اچھے ہم سے قصے شیئر کیے, ہم نے اپنی محنتی کامیابی اور سب چیزوں کا راز بتایا. سر آپ نے ایک پیرنٹس جو آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا ہے, ماشاءاللہ یہ آپ کا ہاتھ تھا کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ رہی, آپ نے ان پہ کوئی برڈن نہیں ڈالا. تو سر فیملی کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے, آپ نے ان کو پیچھے سے سپورٹ کیا, حالانکہ ان کے اتنے اچھے اگر ایف ایس سی میں مارکس تھے تو بالکل کوئی بھی والدین ہوتا تو وہ چاہتے کہ میری بیٹی فٹافٹ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, لیکن آپ نے ان کو جو ان کی قابلیت تھی اس کو نکالا, ان کے پوٹینشیل کو سراہا, اور آج وہ ایک کامیاب اینکر ہیں. تو پیرنٹس کا اور آپ کی فیملی کا کتنا رول ہے کہ آپ کے پوٹینشیل کو وہ صحیح طرح یوٹیلائز کریں؟ دیکھیں خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے جو بیٹے ہوتے ہیں نا ان کا تھوڑا سا الگ مزاج ہوتا ہے یا الگ ان کا سینیریو ہے. بیٹیوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کو بیٹیوں کا دوست ہونا چاہیے, اور وہ بیٹیوں کو یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت جانتے ہوئے تھوڑی محنت میں زیادہ اچیومنٹ لے سکتے ہیں. کوئی بھی ایک والد تھوڑی محنت سے اپنی بیٹی سے زیادہ اچیومنٹ لے سکتا ہے, زیادہ کامیابیاں لے سکتا ہے بیٹے کی نسبت. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے بیٹی کو اپنا دوست بنایا. وہ مجھے آج کہتی تھی پاپا یو آر مائی کرائم پارٹنر, ایون کہ آپ میرے کرائم پارٹنر بھی ہیں, کہ ہم نے جب کبھی کوئی بیچ میں دنگا کرنا ہوتا تھا تو ہم کر جایا کرتے تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات زندگی کو رنگ بھرنے کے لیے تھی کہ فرض کرو اس اینکر بیٹی کی فیس بھرنی ہوتی تھی, ہم نے ایک سیمسٹر کی 24,000 ہے, 24,000 ایک اینکر فیس ہے اس کی, تو ہم نے کیا کرنا اس کی ماں سے نا 24,500 لے لینے. اچھا اب 500 کی چوری تو مطلب ہمیں کیا کر سکتی تھی, کیا دے سکتی تھی, بالکل ایسے لیکن ہم 500 کی چوری کر لیتے تھے اور سارے راستے ہنستے جاتے تھے, اور فیس جمع کروا کے
रसीद लेके वापस आना, वापसी पर उसकी माँ के लिए आइसक्रीम ले आनी, कोई फल ले आना, कोई चीज ले आनी, तो वो सब ने मिलके खाना। अच्छा, अब हम दोनों ने डे फर्स्ट पे ये डिसाइड कर लिया था कि ये जो चोरी 500 वाली है ना, इसका आज तो हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल जिंदगी में जाकर कहीं अच्छे मुकाम पर लगेंगे ना, तो जब हम ये डिस्कस करेंगे, ये जब हम शेयर करेंगे, तो फिर ये बड़ा अच्छा लगेगा। और आप यकीन करें आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ या वो शेयर करती है, या हम जब बताते हैं कि हम इस तरह की ठगियां लगा लिया करते थे, तो वो इतना एक अजीब सा एहसास होता है खुशी का कि किस तरह बाप बेटी शरारत करते थे। ये शरारत थी, हालांकि वो पैसे मेरे, मतलब अल्टीमेटली मैं अपनी बेगम को पैसे देता था, वहां से वो फीस आती थी और वो दे दी जाती थी, तो मैं अपनी जेब से ही 500 का चोरी करके तो अपनी बेटी को एक ऐसी खुशी दे देता था जो आज वो शेयर करती तो बड़ा खुश होती है, बहुत ज्यादा। तो मैं उसके साथ फ्रेंडली रहा हूँ, मैं उसकी तमाम बातों को देखता रहा हूँ। उसने कहीं गलती भी की है तो मैंने उसको इग्नोर किया है, मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ और मैंने उसके एतमाद को बहुत आगे बढ़ाया। तो आज वो, मैं कभी उसके प्रोग्राम में वो बुला लेती है, बतौर वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो मुझे बतौर उन्होंने बुला लिया कि ये क्रिकेट के माहिर हैं, लिखते हैं। फिर किसी और भी वो अक्सर मुझे बुला लेती है अपने प्रोग्राम में। अब लोगों को नहीं पता कि ये इसका बाप बैठा हुआ और ये बेटी बैठी हुई है, लेकिन कितना खूबसूरत एहसास होगा एक बेटा एक बेटी जो अपने बाप का इंटरव्यू कर रही है, और वो बाप जिसने उसको गोद खिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी तक उसके साथ गई। वो एक किताब पढ़ रही होती थी, मैं दूसरा किताब पढ़ के उसके लिए नोट्स तैयार कर रहा होता था। मैं उसके लिए बहुत सारी चीजें तैयार करके, टॉपिक्स तैयार करके दिया करता था, थीरीज तैयार करके दिया करता था, उसकी डिबेट में हिस्सा लिया करता था। अच्छा, फिर हम बाप बेटी ने क्या करना कि रास्ते में एंकर खेलना कि मैं फर्ज करो मैं शाह महमूद कुरैशी बन गया हूं, तुम मुझसे सवाल करो, मैं फलां चीज बन गया तुम मुझसे सवाल करो। वो एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पर। नतीजा ये हुआ कि जब वो ऑडिशन देने के लिए गई टीवी पे तो वो 1 सेकंड में सिलेक्ट होगी, क्योंकि उसका एतमाद बूस्ट अप हो चुका हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फासला होता है ना बच्चों का और बाप का और बेटी का, फासला नहीं होना चाहिए। बेटे थोड़े अकड़ मजाज होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़े और तरह के होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना होगा। मुसलसल मेहनत से आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आप बेटों के साथ क्या कर सकते हैं? बेटों के साथ ये कर सकते हैं कि जहां आप बेटी को टोकेंगे ना तो बेटी आपकी बात को मानेगी, जहां आप बेटे को टोकेंगे ना तो वो आपकी बात को माइंड करेगा, ठीक है। फिर आप ऐसा करें कि बेटी को तो आप अपने मुकाम पर लाकर उसको समझा सकते हैं। आप ऐसा करें, आप बेटे के मुकाम पर चले जाएं। आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, आपकी बेटी की उम्र 20 साल है। 20 साल के बच्चे को समझाने के लिए 50 साल का दिमाग ना इस्तेमाल करें, 20 साल के बच्चे को समझाने के लिए 20 साल का दिमाग इस्तेमाल करें। उसके लेवल पर आ जाएं और उससे बात करें। उसके लेवल पर आकर बात करेंगे तो वो बात बन जाएगी। मेरा बेटा कामयाब बिजनेसमैन है, मुझे उसने डे फर्स्ट पे कह दिया था कि मैं पढ़ूंगा, बीबीए किया हुआ उसने, और उसके बाद एमबीए का स्टूडेंट है, तो अभी छोटी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। तो उसने मुझे पहले कह दिया था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना काम कर लो। अब वो अपना काम किया, उसने 1 दफा नुकसान उठाया, 2 दफा, 3 दफा, मैं मुसलसल उसके साथ हूँ। और अब वो इस वक्त गारमेंट्स की उसकी फैक्ट्री है, वो अपने काम में बड़ा कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है, और वो बहुत कामयाब है। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना, उसमें वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की पढ़ी हुई है। अच्छा, मैट्रिक उसने किया हाई फर्स्ट डिवीजन से, 900 प्लस मार्क्स थे। तो मैंने उससे पूछा भी क्या करना है, एफएससी करनी है, क्या करना है तुमने? तो उसने कहा मैंने होम इकोनॉमिक्स ज्वाइन करनी है। तो मैं ले गया उसको होम इकोनॉमिक्स। उसने वहां 6 ईयर की डिग्री एमएससी की ली। बिल्कुल, आई थिंक सर की साइड से इंटरनेट का थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आया। सर की जो वीडियो है वो मेरे तक नहीं आ पा रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही सर कनेक्ट हो अपनी बात को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर ने बड़े अच्छे किस्से शेयर किए हमारे साथ। तो जितने भी लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, मैं चाहूंगी कि आपको इसको सुने। आपको ना सिर्फ कामयाब जिंदगी के पहलू सीखने को मिलेंगे, मगर कामयाब वालिदैन के भी, और कामयाब अपने बच्चों से कैसे बेहतर तरीके से रिश्ते को डेवलप कर सकते हैं, आप वो भी सीखने को मिलेगा। उनके सर ने इतनी खूबसूरती से अपने अपने जो बच्चों के साथ, जो अपने बेटे के साथ जो रिलेशन है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो हम जैसे सर ने हमें जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी वंस अगेन, ये डिस्कनेक्ट हुआ। कोई मसला नहीं है सर। जी सर, तो सर हमने आपका काफी वक्त भी ले लिया है, तो हम इसको चाहेंगे कि आप वाइंड अप करने की तरफ जाएं, तो अपनी बात को कंप्लीट कर लें। जी जी, देखिए बेटे, मेरी बात का जो कंक्लूजन है ना वो ये है, मेहनत, तवज्जो और जुनून। मेहनत, तवज्जो और जुनून,
ये 3 चीजें ले लें तो आप कामयाब हो बिल्कुल। सकते हैं। जी। सर, आपने आज बहुत ही अच्छे किस्से, अपनी ज़िंदगी के किस्से, एक्सपीरियंस से हमें चीज़ें सिखाई हैं और मैं चाहूँगी कि आप पे तो हम एक साथ सेशन करें पेरेंटिंग पे भी। आप जिस तरह अपने बच्चों की ग्रूमिंग की है, उनको एक कामयाब शख्स बनाया है, तो ये भी बहुत बड़ा किरदार होता है। तो हम चाहेंगे कि आपको भी आके हमें पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छी टिप्स दें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ इस चैनल का कि ये इतना अच्छा एक मीडिया है, एक अच्छा ज़रिया है कि आप बहुत सारे लोगों के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा दिलाते हैं और वो उससे बिल्कुल, अगर ये सुने तो ये बड़ी सादा बातें हैं। ज़िंदगी बिल्कुल बड़ी सही है। आसान है और इसको आसान बनाने के लिए आपको सादा बातों पे यकीन करना होगा। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपका। जी, सर बहुत शुक्रिया आपका हमें जी, जॉइन करने के लिए आज। तो इंशाल्लाह किसी और लाइव सेशन में आपसे कुछ और मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करेंगे। यू तो आर आज ऑलवेज़ के लिए वेलकम। थैंक यू सर। तो जी, आज के लिए आप लोगों के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगी आप इस सेशन को लाज़मी शेयर करें उनके मुझे उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा ताकि बाकी लोग भी इससे सीख सकें। तो आज के लिए आप थैंक यू। लोगों के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान इक़रा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख़्याल रखिए और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफ़िज़ सर। इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। इस ये बैटरी नहीं काम कर रहा था।